अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 4.9। आर्टिकल का नाम है बाइलिनियर और फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। दो नाम है इसके, बाइलिनियर और फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसे ध्यान से पहचान लीजिएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। जो W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D है, इसे हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन तो इसीलिए है क्योंकि ये डिनोमिनेटर भी है इसमें और न्यूमरेटर भी है, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं ये आगे कहा जाएगा। इसमें जो A B C D पड़े हुए हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं। वेयर A B C D आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। एक इस ट्रांसफॉर्मेशन का डिटरमिनेंट होता है। आप देखिएगा यहाँ कांस्टेंट जो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में समझिएगा A इंटू डी करिएगा और माइनस BC, यानी कि AD माइनस BC अगर आप करते हैं तो ये डिटरमिनेंट कहलाता है कॉम्प्लेक्स। इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटरमिनेंट AD माइनस BC होता है और शर्त होती है कि AD माइनस BC की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये जब आप आर्टिकल में आगे चलेंगे, आगे के आर्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार आपको AD माइनस BC का सामना करना पड़ेगा। तो AD माइनस BC अगर 0 हो जाता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है बाइलिनियर में नहीं आती है। अब यहाँ शर्त हो जाती है एंड AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड बाइलिनियर और फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। द कांस्टेंट AD माइनस BC, जो कांस्टेंट आपका AD माइनस BC है, इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो AD माइनस BC होता है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो है डिटरमिनेंट कहलाता है। अब देखिएगा यहाँ से अगली शर्त, इफ AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 हो जाती है देन ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड। यानी कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है तो ऐसे केस में आप कहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए उसका नाम जो है बदल करके नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है वो, लेकिन साथ में उसके साथ एक शर्त और जुड़ जाती है नॉर्मलाइज्ड की। फिर बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 में Z की भी एक ही पावर है, W की भी एक ही पावर है। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 2 जो है, जो इक्वेशन नंबर 1 से ही बनी है, ये Z में भी लीनियर है और W में भी लीनियर है। तो ये दो वेरिएबल हमारे कॉम्प्लेक्स में W और Z चल रहा है, ये दोनों में लीनियर है। इसी कारण से इसका नाम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन रखा गया है। अगली लाइन यही है, द इक्वेशन इज लीनियर इन बोथ W एंड Z, सो इट इज कॉल्ड बाइलिनियर। इसीलिए इसे जो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक दूसरा नाम होता है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले जो इस ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन किया था वो मोबियस नाम के मैथमेटिशियन ने किया था, तो इसी कारण से इसका नाम जो है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है। अगली लाइन ये है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हु स्टडीड इट फर्स्ट। सबसे पहले जो है मोबियस ने इसका अध्ययन किया था, तो इसी कारण से इसका नाम जो है वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है। अब इक्वेशन नंबर 2 से अभी देखिएगा यहाँ पर Z का W की वैल्यू Z की टर्म्स में है। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें W की जो वैल्यू है वो इन द टर्म्स ऑफ Z है। अब मैं इसे उल्टा करने वाला हूँ, जो उसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखिएगा Z को सेपरेट कर लीजिएगा और यहाँ से Z की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये कहलाती है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन नंबर 1 में Z रखोगे तो W मिलेगा और इसमें W रखोगे तो Z मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ से इज कॉल्ड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इसका डिटरमिनेंट लेना सिखाया था, दिस कांस्टेंट इनटू दिस कांस्टेंट माइनस दिस कांस्टेंट इनटू दिस कांस्टेंट। अब जब माइनस डी की माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD आएगा और फिर माइनस BC करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट भी AD माइनस BC ही रहता है। तो यानी कि ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का जो डिटरमिनेंट है वो AD माइनस BC सेम रहता है। नेक्स्ट लाइन यही है, द डिटरमिनेंट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सेम एज ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों का डिटरमिनेंट जो है वो सेम रहता है। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे लिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अब ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं तो आप Z प्लेन से मैपिंग करते हैं W प्लेन में।
यानी कि जेड प्लेन के अगर पॉइंट लेंगे तो रिजल्ट डब्ल्यू प्लेन का आएगा, या उल्टा बोल दीजिएगा डब्ल्यू प्लेन के अगर पॉइंट लेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो जेड प्लेन का आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो जेड प्लेन की मैपिंग करती है डब्ल्यू प्लेन की मैपिंग में। और ये ध्यान रखिए जेड प्लेन की मैपिंग से डब्ल्यू प्लेन में चले जाते हैं, तो ये जो आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस ट्रांसफॉर्मेशन का जब पिरो करके आप मैपिंग करते हैं तो जेड प्लेन के जो सर्किल है वो मैप हो जाते हैं डब्ल्यू प्लेन के सर्किल में। और एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ सर्किल में सरल रेखाएं भी शामिल होती हैं। जब जो सर्किल होता है अगर उसकी रेडियस आप इनफाइनाइट डाल देते हैं तो वो सर्किल जो है ना क्या सर्किल ना होकर के वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स में स्ट्रेट लाइन को भी सर्किल पुकारते हैं जिसकी रेडियस इनफाइनिटी है। अब अगली पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप द सर्किल ऑफ जेड प्लेन इनटू सर्किल ऑफ डब्ल्यू प्लेन इन सर्किल बी इंक्लूड द सर्किल ऑफ रेडियस इंफिनिटी और स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो जेड प्लेन के सर्किल में डब्ल्यू प्लेन के सर्किल को मैप कर रही है। और यहाँ सर्किल में हम वो सर्किल भी जोड़ते हैं जिनकी रेडियस इनफाइनिटी है अर्थात जो स्ट्रेट लाइन है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर जेड प्लेन में आप तीन बिंदु लेते हैं, तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, अलग अलग पॉइंट लेते हैं और फार्मूले में आप वैल्यू रखते हैं तो आपको डब्ल्यू प्लेन के तीन अलग अलग बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन मैप एनी थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ जेड प्लेन इनटू थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन। तो आपकी ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी हो गई है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हो गई है, डिटरमिनेंट हो गया है, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या करती है उसकी आपकी प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब देखिएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी के आकार उनकी उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर थ्योरम शुरू हो जाती हैं। अब ये आर्टिकल 4.10 है 4.10। अब जो आर्टिकल 4.10 है इसमें थ्योरम है आपकी 4.10 में थ्योरम है, देखिएगा W = AZ + D / CZ + D ट्रांसफॉर्म द सर्किल आर्गुमेंट Z - Z1 / Z - Z2 = लैम्डा इनटू सिमिलर सर्किल आर्गुमेंट W - W1 / W - W2 = कांस्टेंट वेयर W1 W2 करेस्पॉन्ड टू Z1 Z2। यानी कि अब हम जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, अभी जैसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आर्टिकल बताया उसमें पहली प्रॉपर्टी में हमने ये डाला था कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो जेड प्लेन के सर्किल को मैप जो करती है वो डब्ल्यू प्लेन के सर्किल में मैप करती है। वही कंडीशन वही प्रॉपर्टी हम यहाँ प्रूव करके दिखा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमें W = AZ + D / CZ + D दे रखी है और देखिएगा जेड प्लेन का सर्किल है ये आर्गुमेंट Z - Z1 / Z - Z2 = लैम्डा, ये हमारा जेड प्लेन का सर्किल है। और जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन पे रो करेंगे तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि वो डब्ल्यू प्लेन का एक सर्किल आ जाएगा जिसकी इक्वेशन इस तरह से दी जाएगी आर्गुमेंट Z W - W1 / W - W2 = कांस्टेंट। और आगे लिखा गया है वेयर W1 W2 आर करस्पॉन्ड टू Z1 एंड Z2। इसका मतलब है W1 W2 आर करस्पॉन्ड टू Z1 एंड Z2। इसका मतलब है कि जब आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में Z1 रखेंगे तो W1 प्राप्त होगा और Z2 रखेंगे तो W2 प्राप्त होगा। अब जो हमें वैल्यू है उठा करके सीधे सीधे मैं सिर्फ इसका मान निकालने वाला हूँ आर्गुमेंट W - W1 / W - W2, इसकी वैल्यू मैं निकालने वाला हूँ। अब देखिएगा प्रूफ W = AZ + D / CZ + D given that W1, W2 are correspond टू Z1, Z2, ये दोनों इनके करस्पॉन्ड है, वैल्यू डाल दीजिएगा। तो W1 = हो जाएगा AZ1 / B AZ1 + B / CZ1 + D, W2 = हो जाएगा AZ2 + B / CZ2 + D। अब चूंकि ये वाली वैल्यू निकालिएगा W - W1 / W - W2, अब वैल्यू निकाल दीजिएगा यहाँ से AZ + B / CZ + D माइनस AZ1 + B / CZ1 + D और नीचे हो जाता है AZ + B / CZ + D माइनस AZ2 + D / CZ2 + D। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब एलसीएम ले लीजिएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो CZ + D तो दोनों में है तो ये तो कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CZ2 + D /
सी Z1 प्लस डी आ जाएगा, और यहाँ देख लीजिएगा इनकी मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा ए सी जेड Z1 प्लस ए डी जेड। यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, इस आगे लिख देता हूँ। एलसीएम का सी जेड प्लस डी तो दोनों में कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा सी Z2 प्लस डी और नीचे आ जाएगा सी Z1 प्लस डी। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिएगा, ए सी जेड Z1 आएगा, ए सी जेड Z1 आएगा प्लस ए डी जेड हो जाएगा, प्लस का बी सी Z1 आएगा और प्लस का बी डी आएगा। ध्यान रखिएगा ऊपर ये 8 टर्म बनेंगी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ देख लीजिएगा जिसमें से 4 कट जाएंगी, माइनस ए सी जेड Z1 आएगा, माइनस का बी सी जेड आएगा, माइनस का ए डी Z1 आएगा और माइनस का बी डी आएगा। अपॉन नीचे वाली लाइन में और ऊपर वाली लाइन में सिर्फ एक ही फर्क है, Z1 की जगह Z2 है। दोबारा प्रिंट कर दीजिएगा इसे ही, ए सी जेड Z2 प्लस ए डी जेड प्लस बी सी Z2 प्लस बी डी माइनस ए सी जेड Z2 माइनस बी सी जेड माइनस ए डी Z2 माइनस बी डी। जब मैंने डिनोमिनेटर लिखा है तो मैंने कुछ नहीं करा है, न्यूमरेटर को ही प्रिंट करके मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया है, लेकिन Z1 को रिप्लेस कर दिया है मैंने Z2 से। आप देखिएगा ए सी जेड Z1 ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ प्लस का बी डी है, यहाँ माइनस का बी डी है, ए सी जेड Z2 से ए सी जेड Z2 कट जाता है और प्लस बी डी से माइनस का बी डी कट जाता है। अब ये आपका बनता है सी Z2 प्लस डी अपॉन सी Z1 प्लस डी। अब देखिएगा Z के साथ टर्म देखिएगा, यहाँ Z के साथ AD पड़ा हुआ है और यहाँ Z के साथ BC पड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है AD माइनस BC इंटू Z। अब कांस्टेंट Z1 वाली टर्म देख लीजिए, Z1 के साथ BC पड़ा हुआ है और यहाँ Z1 के साथ माइनस का AD पड़ा हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, AD माइनस BC Z1 नीचे आ जाता है AD माइनस BC Z माइनस AD माइनस BC Z2। आप देखिएगा अभी अभी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाई थी, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन एक्सप्लेन करी थी उसमें कहा गया था कि AD माइनस BC को डिटर्मिनेंट कहते हैं और उसके साथ शर्त लगाई गई थी कि AD माइनस BC जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा अगर AD माइनस BC 0 हो जाता है तो देखिएगा ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। तो इसी कारण से आप पूरे चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि जो आपका डिटर्मिनेंट AD माइनस BC होता है उसकी किसी भी हालत में वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब ये यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, सी Z2 प्लस डी अपॉन सी Z1 प्लस डी और यहाँ देखिएगा AD माइनस BC कॉमन आकर के कट जाएगा, तो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2। C कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, Z1 और Z2 दिए गए बिंदु हैं और दी गई जो बिंदु होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। ऐसे ले लेते हैं, लेट सी Z2 प्लस डी अपॉन सी Z1 प्लस डी इजिकल टू वैल्यू मान लेते हैं लैम्डा और ब्रैकेट में कांस्टेंट। तो इस तरह से आपके पास बन जाता है W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2 इजिकल टू लैम्डा Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2। अब थ्योरम में आपके आर्गुमेंट लिखा हुआ है, अब ये यूज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास फार्मूला था आर्गुमेंट Z1 Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। ये फार्मूले मैंने बताए थे आपको 11वीं क्लास वाले फार्मूले। अब इस फार्मूले को यूज करिएगा और ये देख लीजिएगा आर्गुमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 की वैल्यू जो है लैम्डा है। लैम्डा मुझे दिया गया है तो मैं ये कांस्टेंट बदल देता हूँ। मान लीजिएगा ये कांस्टेंट मेरा K है, ये K मान लेता हूँ मैं। अभी आर्गुमेंट का फार्मूला यहाँ पर यूज करिएगा, तो ये हो जाता है आर्गुमेंट W माइनस W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू आर्गुमेंट K
प्लस आर्गुमेंट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू। ठीक है, आर्गुमेंट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू लैम्डा। ये हो गया आर्गुमेंट w माइनस w1 अपॉन w माइनस w2 इक्वल टू आर्गुमेंट k प्लस लैम्डा। अब देखिएगा जो अभी हमने लेट करा है उसमें k कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, और जो आर्गुमेंट है वो भी कांस्टेंट है। लैम्डा आपकी गिवन वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड की दोनों टर्म जो है आपकी कांस्टेंट है। इस प्रकार से आपका रिजल्ट प्रूव हो जाता है। आर्गुमेंट w माइनस w1 अपॉन w माइनस w2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब इस आर्टिकल में आपने दिखाया कि ट्रांसफॉर्मेशन जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कोई सर्किल आप आर्गुमेंट z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू लैम्डा लेते हैं तो उससे w प्लेन का सर्किल बनता है, जिसके लिए फार्मूला बनता है आर्गुमेंट w माइनस w वन अपॉन w माइनस w टू इक्वल टू कांस्टेंट। और इस तरह से हमारा आर्टिकल जो है वो प्रूव हो जाता है। आगे की तीन आर्टिकल जो है 4.11, 4.12 और 4.13 ये होमवर्क है। 4.11, 4.12 और 4.13 ये होमवर्क है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। यह आर्टिकल थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। 4.11 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। असल में क्या होता है, जो आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है w इक्वल टू a z प्लस b अपॉन c z प्लस d, सही है ना। ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, w इक्वल टू a z प्लस b अपॉन c z प्लस d। इसमें एक तरह की क्वांटिटी लेते हैं, है ना, एक तरह की क्वांटिटी हम लेते हैं, वो अभी मैं बताता हूँ। हाँ, सपोज कर लीजिएगा इधर तो जेड प्लेन है और इधर आपका डब्ल्यू प्लेन है। जेड प्लेन में 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट लीजिएगा, डब्ल्यू प्लेन में 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट लीजिएगा, Z1, Z2, Z3, Z4। इधर W1, W2, W3 और W4। या जेड प्लेन में भी आपने 4 बिंदु ले लिए हैं और डब्ल्यू प्लेन में भी आपने 4 बिंदु ले लिए हैं, सही है ना। तो जब आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में Z1 रखते हैं तो आंसर W1 आता है, Z2 रखते हैं तो आंसर W2 आता है, Z3 रखते हैं तो आंसर W3 आता है और Z4 रखते हैं तो आंसर W4 आता है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में हम ये कह रहे हैं कि W1, W2, W3, W4 आर 4 पॉइंट्स इन W प्लेन विच आर करस्पॉन्ड टू द पॉइंट Z1, Z2, Z3, Z4 इन Z प्लेन। तो करस्पॉन्ड हो गए, तो यानी कि फार्मूले में Z1 रखेंगे तो W1 आ जाएगा, Z2 रखेंगे तो W2 आ जाएगा, Z3 रखेंगे तो W3 आ जाएगा, Z4 रखेंगे तो W4 आ जाएगा। अभी जो 4 पॉइंट है वो क्रॉस रेशियो है। अब यहाँ पर एक चीज नई मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्रॉस रेशियो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। देखिएगा ये जो पॉइंट है Z1, Z2, Z3, Z4, इसमें हम एक नई चीज परिभाषित करते हैं, क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो परिभाषित करते हैं। क्रॉस रेशियो में इस तरह से लिख देते हैं ब्रैकेट में Z1, Z2, Z3, Z4। जिस तरह से आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जिस तरह से आप कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट लिखते हैं, तो उसी तरह से क्रॉस रेशियो में हम यहाँ पर 4 पॉइंट लिखते हैं, सही है ना। और क्रॉस रेशियो की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू इस तरह से होती है, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4। ऊपर तो Z1 माइनस Z2 और इनटू में Z3 माइनस Z4 है, और नीचे आ जाता है Z2 माइनस Z3 इंटू Z4 माइनस Z1। ये क्रॉस रेशियो से रिप्रेजेंट होता है, और क्रॉस रेशियो की जो वैल्यू है वो इस तरह से लिखी जाती है। इसे याद करने का तरीका है, ऊपर आप पढ़ लीजिएगा 1 2 3 4 और नीचे पढ़ लीजिएगा 2 3 4 1। देखिएगा सीक्वेंसली ऑर्डर है, ऊपर 1 2 3 4 है, ऊपर स्टार्टिंग 1 से हुई है, नीचे स्टार्टिंग 2 से हुई है, तो ये सर्किल बना, एक तरह से साइक्लिक ऑर्डर बना हुआ है, 1 2 3 4 और नीचे 2 3 4 1। ये क्रॉस रेशियो को पढ़ने का तरीका है। अब जैसे 1 2 3 4 है तो इसका मतलब है Z1 में से Z2 घटा दीजिएगा, इंटू Z3 में से Z4 घटा दीजिएगा, और अपॉन में 2 3 है तो Z2 में से Z3 माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ 4 1 है तो Z4 में से Z1 जो है वो माइनस कर दीजिएगा।
अब जो आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्रॉस रेशियो को इसे प्रिजर्व करती है, यानी कि आप ऐसे समझिएगा Z1, Z2, Z3, Z4 इज इक्वल टू W1, W2, W3, W4, यानी कि जो क्रॉस रेशियो होता है वो अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इनवेरिएंट रहता है, यानी कि इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो वैल्यू लेफ्ट की आएगी वो वैल्यू राइट की आएगी। अब जब ये आप W1, W2, W3, W4 को आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W4, डिनोमिनेटर में मिलेगा W2 माइनस W3 और W4 माइनस W1। तो आपको फार्मूले में रखने के लिए 4 वैल्यू चाहिए, W1 चाहिए, W2 चाहिए, W3 चाहिए, W4 चाहिए। जैसा कि भी पीछे वाले आर्टिकल में निकला जिसमें AD माइनस BC कट गया था, वो बिल्कुल उसी तरह से होगा। यहाँ Z1 रखेंगे तो W1 आ जाएगा, Z2 रखेंगे तो W2 आ जाएगा, Z3 रखेंगे तो W3 आ जाएगा, Z4 रखेंगे तो W4 आ जाएगा। अब चारों वैल्यू आ जाएंगी तो आप उन चारों वैल्यू में से सिर्फ एक वैल्यू निकाल दीजिएगा, W1 माइनस W2। W1 माइनस W2 मतलब कोई सी भी दो वैल्यू निकाल करके उन्हें आपस में एक वैल्यू निकाल दीजिएगा। एक वैल्यू निकालने के बाद जैसे मान लीजिए आप W1 माइनस W2 निकाल रहे हैं तो वहाँ पर वैल्यू निकाल करके अलग कर लीजिएगा। फिर W3 W4 निकालना है, W3 माइनस W4, तो नीचे के नंबर बढ़ा दीजिएगा और सिमिलरली करके उन्हें डिवाइड मार दीजिएगा। तो जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है वही वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड में बनेगी। AD माइनस BC वाली जो टर्म जितनी भी है वो सारी की सारी कट जाएंगी और इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि जो क्रॉस रेशियो है वो अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इनवेरिएंट होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये जो चैप्टर शुरू कराया गया था कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सबसे पहले एक बात बताई गई थी। सबसे पहला जो हेडिंग बताया गया था उसमें ये बताया गया था कि जो डेरिवेटिव है W यानी कि dW अपॉन dZ, यानी कि W इज इक्वल टू FZ का जो डेरिवेटिव है वो किसी भी कंडीशन में जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जैकोबियन को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो डेरिवेटिव अगर आपको जीरो हो जाता है तो ऐसे केस में कन्फॉर्मल जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर है ये वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए दो चीजें हम लेने जाते हैं। और दूसरी चीज, अभी जो फंक्शन लिए गए थे अभी तक एनालिटिक फंक्शन, इससे हमारा पिछला वाला चैप्टर था, तो एनालिटिक फंक्शन हमें मिले हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दो चीजें लेने वाले हैं। आप W इक्वल टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिएगा AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, और साथ में शर्त लगा दीजिएगा AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसी स्थिति में आप dW अपॉन dZ निकालेंगे। dW अपॉन dZ की वैल्यू जब आप दो वैल्यू कंडीशन सोचिएगा, एक बार जो dW अपॉन dZ जो है वो 0 है, दूसरी कंडीशन सोचिएगा dW अपॉन dZ इक्वल टू इनफाइनाइट है। तो dW अपॉन dZ और D को 0 रखने पर, इनफाइनाइट रखने पर जो वैल्यू आती है वहां से जो Z के मान निकल कर आएंगे वो कहलाते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देख लीजिएगा ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू Z, dW अपॉन dZ नीचे हो जाएगा CZ प्लस D का होल स्क्वायर, कॉमा यहाँ पर ये भी कंडीशन डाल दीजिएगा AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। तो ये A इंटू आ जाएगा CZ प्लस D आ जाएगा माइनस का AZ प्लस B, ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल में C आ जाएगा ACZ प्लस AD माइनस ACZ माइनस BC, और ये हो जाता है CZ प्लस D का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है dW अपॉन dZ इक्वल टू AD माइनस BC अपॉन CZ प्लस D का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू बन चुकी है। अब यहाँ पर ये वैल्यू बन चुकी है। ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यू रखी गई है वो आपकी AD माइनस BC रखी गई है, आपकी जो AD माइनस BC रखी गई है। अब यहाँ पर कंडीशन दो ले लीजिएगा कि एक इनफाइनाइट वाली ले लीजिएगा, एक इनफाइनाइट वाली ले लीजिएगा और एक जीरो वाली लीजिएगा, ऐसे ले लीजिएगा एट Z इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर Z इक्वल टू इनफाइनाइट रखते हैं तो डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट बचा हुआ है, तो आपको dW अपॉन dZ इक्वल टू मिलता है 0। अब दूसरी कंडीशन में देखिएगा Z इक्वल टू माइनस के D अपॉन C लीजिएगा,
एट जेड इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, ऐसे केस में डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाता है। जब डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू 0 हो जाती है तो वहाँ पर कन्फर्मल प्रॉपर्टी का पालन नहीं होगा, और जब डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो पीछे वाले चैप्टर के अनुसार फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अर्थात एनालिटिक नहीं होगा। इन दोनों ही स्थितियों में आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कन्फर्मल नहीं होती है। तो ये जेड की जो दो वैल्यू है ये हमारे कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इन दीज टू केसेस, in these two cases, convertible property is not true. So z is equal to infinite, minus d upon c are called critical points. तो इस तरह से आपके दो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं ये, एक जेड इक्वल टू इनफाइनाइट से आता है और एक जेड इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी से आता है। ये वो वाले बिंदु है जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू या तो 0 हो जाती है या अनंत हो जाती है, तो ये आपके बन जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4.15 आर्टिकल, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं कि अगर आपके पास दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनका जो प्रोडक्ट होगी वो भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो 1-1 करस्पॉन्डेंस यानी कि 1-1 मैपिंग को फॉलो करती है। और 12th क्लास का भी रूल होता है कि दो 1-1 मैपिंग को अगर कंपोसाइट करते हैं यानी कि उनको संयुक्त करते हैं आपस में, तो वो भी जो है वो 1-1 मैपिंग होती है। उसी आधार पर हम इस आर्टिकल को करने वाले हैं। अब आप ऐसे समझिएगा, यहाँ मेरे पास z है, एक वेरिएबल यहाँ पे t डाल देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ w। अब मेरे पास तीन तरह के वेरिएबल है, एक वेरिएबल मेरा z है, एक वेरिएबल मेरा t है, एक वेरिएबल मेरा w है। एक मेरे पास मैपिंग z से t में लेकर के जाएगी और अगली वाली जो मैपिंग है मेरी t से w में लेकर के जाएगी। फिर मैं दोनों को आपस में मिला दूंगा, सीधे सीधे z से चला जाऊँगा w में। अब ये देख लीजिएगा, ये मैपिंग आपकी F1 है, ये मैपिंग आपकी F2 है। तो यानी कि जो F1 मैपिंग है वो आप कहते हैं, आप डायग्राम के अकॉर्डिंग कहते हैं कि F1 मैपिंग जो है वो Z को T में बदलेगी और जो F2 मैपिंग है वो T को बदलेगी W में। अब दोनों को हम कंपोसाइट कर देते हैं। अब Z से कहाँ जा रहा है, W में, तो ध्यान रखिएगा इसे उल्टा लिखते हैं, ये F2 F1 लिखा जाएगा, F2 F1 ही लिखा जाएगा, F1 F2 नहीं लिखा जाता है, F2 F1 लिखा जाएगा। क्योंकि पहले F1 काम करेगा, राइट हैंड साइड वाली ट्रांसफॉर्मेशन पहले काम करेगी, बाद में लेफ्ट वाली करेगी। तो पहले F1 काम करेगा फिर F2 काम करेगा। ये है लेट, ऐसे लिख लीजिएगा, लेट W1 इक्वल टू F1, आप F1 Z लेने वाले हैं, लेट F1 Z इक्वल टू ले लीजिएगा A1Z प्लस B1 अपॉन C1Z प्लस D1 इक्वल टू ले लीजिएगा T। वह और शर्त लगा दीजिएगा A1 D1 माइनस B1 C1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी थी कि जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यह इस लेट F1 की वैल्यू हो चुकी है is 1-1 correspondence between Z plane and T plane। यानी कि जो मैंने ये करस्पॉन्डेंस मानी है, जो मैपिंग मानी है, ये रिश्ता स्थापित करती है T प्लेन में और Z प्लेन में। अब दूसरी इसको लीजिएगा F2 को, लेट F2, अब ये T से W बनाएगा, लेट F2 T इक्वल टू A2 T प्लस B2 अपॉन C2 T प्लस D2 इक्वल टू, अब W आएगा, फिर शर्त लगा दीजिएगा A2 D2 माइनस B2 C2 इज नॉट इक्वल टू 0, इज 1-1 correspondence between T plane and W plane।
इस तरह से दो आपने मैपिंग ले ली है, एक टी प्लेन से, एक डब्ल्यू प्लेन जेड प्लेन से टी प्लेन में ले जा रही है और दूसरी जो है वो टी प्लेन से आपको डब्ल्यू प्लेन में ले जा रही है। अब आपका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है आपका जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में लाना, तो दोनों को हम कंपोसाइट कर देते हैं। अब ये देखिएगा, नाउ आप लिखिएगा F2 F1 के आगे जेड, F2 F1 के आगे जेड, आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा F2 F1 जेड। अब F1 जेड की वैल्यू देख लीजिएगा, F1 जेड की वैल्यू t है, तो ये हो जाता है F2 t। अब F2 t का फार्मूला देख लीजिएगा, ये खुल जाता है A2t प्लस B2 अपॉन C2 t प्लस D2, ये खुल जाता है। अब t की वैल्यू डाल दीजिएगा A2, t की वैल्यू A1 जेड प्लस B1 अपॉन C1 जेड प्लस D1 प्लस B2 अपॉन C2, t की वैल्यू A1 जेड प्लस B1 C1 जेड प्लस D1 और प्लस यहाँ पर हो जाता है आपका D2। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, आपने एक वैल्यू रख दी है। जब आप एलसीएम लेंगे तो C1 जेड प्लस D1 और यहाँ भी C1 जेड प्लस D1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपके कट जाते हैं। अब आपका बचता है यहाँ पर इक्वल टू में A1 A2 जेड प्लस A2 B1 प्लस C1 B2 जेड प्लस D1 B2, नीचे देख लीजिएगा A1 C2 जेड प्लस C2 D1 प्लस C1 D2 जेड प्लस D1 D2। अब यहाँ पर ये आपकी वैल्यू बन गई है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में जेड को अकेला छोड़ते हैं ना, तो जेड देखिएगा A1 प्लस A1 A2 और यहाँ से C1 B2 बनेगा। यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा A1 A2 प्लस C1 B2 कॉमन ले लीजिएगा, तो ऊपर हो जाएगा जेड प्लस A2 B1 प्लस D1 B2 अपॉन A1 A2 प्लस C1 B2। ये वैल्यू आपकी बन जाएगी यहाँ पर। यहाँ जेड की वैल्यू है, थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ से मेरे से। जेड वाली टर्म के साथ देखिएगा A1 A2 आएगा प्लस C1 B2 जेड आएगा, कांस्टेंट अलग कर लीजिएगा A2 B1 प्लस D1 B2 अपॉन A1 C2 आएगा प्लस C1 D2 के साथ जेड आएगा प्लस कांस्टेंट अलग कर लीजिएगा C2 B1 प्लस D1 D2। अब A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 ये सारे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं। कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सब कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, तो इन्हें लेट कर लेते हैं। लेट A1 A2 प्लस C1 B2 इक्वल टू P A2 B1 प्लस D1 B2 इक्वल टू Q A1 C2 प्लस C1 D2 इक्वल टू R C2 B1 प्लस D1 D2 इक्वल टू S। तो ये आ गया था F2 F1 जेड। अब ये सीधे सीधे यहाँ पर ये और बढ़ा देता हूँ, ये वैल्यू W की निकल रही है, तो W इक्वल टू आ जाता है F2 F1 जेड इक्वल टू P जेड प्लस R P जेड प्लस Q अपॉन R जेड प्लस S। सही है, ये W की वैल्यू आ गई है P जेड प्लस Q अपॉन R जेड प्लस S। ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इससे पहले शर्त का पालन करना पड़ेगा। फार्मूला तो उसी तरह से आ गया है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इसे शर्त का पालन करना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। यह है, लिख देते हैं, विच इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस डिटरमिनेंट
डिटरमिनेंट ये हो जाएगा पी एस माइनस क्यू आर, जैसे क्रॉस सिखाया था, पी एस माइनस क्यू आर इक्वल टू, जब पी एस माइनस क्यू आर की वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे ना तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, उसे आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। ये आएगा पहली ट्रांसफॉर्मेशन का डिटरमिनेंट इनटू दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन का डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा a1 d1 माइनस b1 c1 a2 d2 माइनस b2 c2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि a1 अभी आपने शुरू में ही लिख दिया है, यहाँ देखिएगा a1 d1 माइनस b1 c1 0 नहीं है, a2 d2 माइनस b2 c2 जो है वो 0 नहीं है। तो जब दोनों में से कोई वैल्यू 0 नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके किसी भी हालत में 0 नहीं आ सकता। तो फार्मूला तो ये वाला जो है बिल्कुल उसी तरह का है जैसे कि आपने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है, लेकिन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त होती है कि डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका डिटरमिनेंट भी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया है कि दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर होती हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है।